हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मौर्य काल का भाग 2 देखने वाले हैं। उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको व्याख्या के साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम चतुर्वेदी और वेलकम टू माय चैनल। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग अशोक से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछले वाली कक्षा में हम लोग ने चंद्रगुप्त और बिंदुसार को कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अशोक का शासनकाल था। जैसा कि हमें बौद्ध साहित्यों से पता चलता है कि अशोक अपने कुल 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था और इसके लिए वह 4 वर्ष तक लड़ता रहा। यानी कि जो बिंदुसार की मृत्यु थी वह 273 बीसी में हो गई थी, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक था वह 269 बीसी में हुआ था। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर बनता है हमारा 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। बिंदुसार ने अपने जीते जी ही अपने बड़े बेटे यानी अशोक के बड़े भाई सुसीम सुसीम जो कि अशोक के बड़े भाई थे, अशोक के बड़े भाई, उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन अशोक ने प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से सम्राट बनने में सफल रहा और राधागुप्त को ही अपना प्रधानमंत्री बनाया। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की में। अगर अशोक के नामों को देखें हम तो हमें मास्की, गुर्जरा गुर्जरा, निट्टूर और उडेगोलम, अशोक के नाम हमें व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। वहीं अगर मास्की अभिलेख की बात करें तो सबसे पहली बार अशोक का नाम जो पढ़ा गया था वो मास्की अभिलेख से ही पढ़ा गया था। सर्वप्रथम अशोक का नाम पढ़ा गया था। अगर हम गुर्जरा अभिलेख की बात करें तो इसमें उसने स्वयं को राजा अशोक कहा है। राजा अशोक स्वयं को कहा है। अगर हम कालसी की बात करें तो यह हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है और रुमनदेव की बात करें तो यह हमें नेपाल में देखने को मिलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उडेगोलम ये 4 ऐसे थे जिसमें अशोक का नाम हमें मिलता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा गुर्जरा। अहरौरा की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तीर्थ किया था, जिसमें वो अहरौरा में लगभग 1 महीने तक अपने आप को बिताया था। यानी अहरौरा में वह कई रात्रि बिताया था। यह अहरौरा जो है वह मिर्जापुर के पास आपको देखने को मिलता है। मिर्जापुर के पास आपको देखने को मिलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगर हम चारों अभिलेखों की बात करते हैं जिसमें मास्की था, मास्की यह आपका राजस्थान में पड़ता है। गुर्जरा की बात करें तो यह आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। निट्टूर और उडेगोलम यह दोनों जो है वह कर्नाटक में पड़ते हैं, आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? वही वापस से क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक का निट्टूर अभिलेख। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो वह अधिकतर जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसके नाम जो सबसे सर्वाधिक मिले हैं उसमें प्रियदर्शी या पियदस्सी, पियदस्सी पाली भाषा में प्रियदर्शी हो जाता है और वैसे संस्कृत भाषा में प्रियदर्शी रहता है। और कहीं कहीं इसका नाम देवा नाम, पूरा देवा नाम प्रियदर्शी प्रियदर्शी, और इसी को पाली भाषा में बोले तो देवा नाम प्रियदर्शी हो जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा तो वह अशोक था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो बौद्ध लोग जो थे वो एक तरीके से अनिश्वरवादी धर्म था
जो कि ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन इसका यह कहना देवानाम्पी यानी देवताओं का प्रिय, तो यह बताता है कि अशोक बौद्ध तो हो गया था लेकिन अपने आप को देवताओं में प्रिय मानता था, जिस कारण से यह पता चलता है कि हिंदू धर्म में आस्था उसने नहीं छोड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवानाम्पी की उपाधि। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? तो हमें जितनी भी बातें अशोक के बारे में पता चलती हैं वो लगभग लगभग बौद्ध ग्रंथों से पता चलती हैं, बौद्ध ग्रंथों से पता चलती हैं, जिसमें से अगर देखें तो महावंश, महावंश जो कि श्रीलंका में लिखा गया था, आपको मैंने बताया था पिछली बार। लेकिन जो अशोक के श्रीनगर के स्थापना की बात की जाए तो इसका बात हमें राज तरंगड़ी से पता चलती है। राज तरंगड़ी के लेखक थे कल्हड़, कल्हड़, जिन्होंने कश्मीर के इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी थी जो लगभग 4 भागों में थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज तरंगड़ी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी से हमें पता चलता है कि अशोक जो है वो श्रीनगर का संस्थापक था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो हमें जो कलिंग के बारे में जो युद्ध जैसे चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं वो हमें 13वें अभिलेख से मिलते हैं। अगर 13वें अभिलेख की और बात की जाए तो यहाँ यही हमें पता चलता है कि वह 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध में शामिल हुआ था। उसने नरसंहार के बाद पश्चाताप की बात इसमें पता चलती है, पश्चाताप की बात पता चलती है हमें। वहीं विदेशी राजाओं जैसे एंटुएकस, टालमी, एंटीगोनस, मेगस, अलेक्जेंडर इत्यादि के क्षेत्रों में धर्म के प्रचार के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इसी में जो पड़ोसी राज्य हैं उनको चेतावनी भी दी जाती है कि अगर वो किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार करते हैं तो उन्हें चेतावनी दी जाती है। तो पड़ोसी राज्यों को चेतावनी भी 13वें ही अभिलेख में हमें पता चलता है। और अशोक ने 13वें अभिलेख के बाद एक पृथक कलिंग अभिलेख भी बनवाया था, जिसमें उसने कलिंग के लोगों को कुछ संदेश दिया था। जैसे कि कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। ऐसी जो घोषणाएं उसने पृथक कलिंग अभिलेख में किया था। अगर हम अन्य अभिलेखों को देखें, जैसे हम प्रथम अभिलेख को देखें तो इसमें उत्सव निषेध व पशु बलि निषेध की बात की गई है, पशु बलि निषेध की बात की गई है। अगर हम द्वितीय को देखें तो पड़ोसी राज्यों का, सीमांत राज्यों का जिन्हें वो धमकी देता है 13वें अभिलेख में, उन सीमांत राज्यों का उल्लेख है, सीमांत राज्यों का उल्लेख है। जैसे कौन कौन से राज्य थे? तो चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र चेर, श्रीलंका इत्यादि। अगर हम तृतीय अभिलेख को देखें तो उसमें युक्त एवं रजुको जो कि एक तरीके से अधिकारी होते थे उनके प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिए तथा 12वें वर्ष उनके नियुक्ति की बात की गई है। आइए इसके साथ हम लोग अगले प्रश्नों के साथ अन्य को देखेंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो अभी मैंने बताया कि 13वें शिलालेख द्वारा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो अभी हम लोगों ने बताया कि 13वें शिला अभिलेख से हमें पता चलता है। इसमें मास्की अभिलेख है, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी। इन चारों में से कोई नहीं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक का पृथक कलिंग शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख, दीपवंश, दिव्यावदान, निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो अभी ऊपर हमने देखा कि अशोक के जो कलिंग युद्ध का वर्णन है केवल 13वें शिलालेख में किया गया है, अन्य कहीं पे हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि
कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अष्टम वर्ष में ही कलिंग का युद्ध हुआ था। अन्य शिलालेखों को देखें तो हमें मिलता है चतुर्थ शिलालेख, जिसमें कि धम्म घोष की बात की गई है, पंचम को देखें, पंचम तो उसमें हमें 13वें वर्ष धम्म महापात्रो जो धम्म से संबंधित जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की बात की गई है। अगर हम छठे शिलालेख को देखें तो उसमें कहा गया उसने कि अशोक कितना भी व्यस्त हो, उसने अपने प्रतिवेदकों को स्पष्ट कहा था कि अशोक चाहे कितना भी व्यस्त हो, चाहे वो खाना खा रहा हो या अंतःपुर में हो यानी अपने बेडरूम में हो, वहां पर प्रतिवेदक राजा को कार्यों की सूचना देते रहेंगे। यानी सभी सूचनाओं की जानकारी उसे प्रत्येक समय मिलती रहनी चाहिए। सूचनाओं की जानकारी। 7वें अभिलेख को देखें अगर, तो 7वें अभिलेख में वो कहता है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सर्व धर्म संभाव की एक तरीके से बात करता है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उन्हें सभी स्थानों पर रहने का अधिकार प्राप्त है। 8वें अभिलेख को देखें अगर हम लोग, 8वें अभिलेख को देखें तो जब ये मैंने बताया आपको ऊपर कि अहरौरा में वो धम्म यात्रा किया था, तो वो धम्म यात्रा की शुरुआत किया था, उसी के बारे में वो 8वें अभिलेख में चर्चा करता है कि धम्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा एक तरीके से बौद्ध धर्म संबंधित स्थानों पर, तो धम्म यात्रा की बात करता है वो 8वें अभिलेख में। और इसी से 8वें से ही पता चलता है कि वो 10वें वर्ष वह बोध गया था। पश्चाताप के बाद वह जब कलिंग युद्ध हो गया, पश्चाताप किया, 2 साल और बीते, तो वह तीर्थ यात्रा शुरू किया था जिसे उसने धम्म यात्रा कहा था, और वह 10वें वर्ष बोध गया से यात्रा अपनी प्रारंभ की थी। और इसी के साथ साथ वह नेपाल भी जाता जहाँ रुम्मनदेही अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जहाँ पे उसने वहाँ के लोगों को, जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ के लोगों का कर उसने माफ कर दिया था। अगर हम 10वें अभिलेख को देखें तो उसमें वो कहता है कि स्त्रियां जो सदैव देवताओं की पूजा में लगी रहती हैं, जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें धम्म पालन करने की बात की जाती है। स्त्रियों को धम्म पालन की बात करता है। अगर हम 10वें शिलालेख को देखें तो 10वें शिलालेख यह 10वां नहीं था, 9वां था। अगर हम 10वें को देखते हैं तो 10वें में उसने कहा कि धम्म सबसे श्रेष्ठ चीज है। अगर वहीं हम 11वें की बात करते हैं, 11वें की बात करें तो वो कहता है कि धम्म दान साधारण दान से उत्तम है। यानी धम्म दान करने की बात वह करता है, दासों को, सेवकों को, सभी को धम्म दान करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं अगर हम 12वें अभिलेख को देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, और 13वां शिलालेख हम लोग ने देखा ऊपर की राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय करता है। साथ ही विदेशी राजाओं के क्षेत्रों में धम्म विजय का उल्लेख करता है, कलिंग में नरसंहार का पश्चाताप करता है और पड़ोसी राज्यों को चेतावनी भी देता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान रहा? तो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है कि कलिंग राज्य का राजधानी कौन सी थी जहाँ से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो अगर हम चंपा की बात करें तो हमें पता है कि अंगराज की राजधानी थी, अंगराज की। गिरनार जो था वो गुजरात में था, जहाँ पर हमें रुद्रदामन का अभिलेख देखने को मिलता है, जहाँ पर पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर एक बांध का निर्माण कराया था, जहाँ पर सुदर्शन झील स्थित था। और उस समय जब सुदर्शन झील बनाया था तो उस समय सौराष्ट्र का गवर्नर उसने पुष्यगुप्त वैश्य को बनाया था। सुवर्णगिरी की बात करें तो ये लगभग दक्षिण भारत की बात कर रहा है। जो कलिंग की राजधानी थी उस समय वह राजधानी थी तोसली। तो जो कलिंग का जो प्रशासन होता था वह तोसली से होता था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, कथा नहीं है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, यह कथन है। इसका कारण बताया गया है कि
कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यह जो कथन और कारण है दोनों सही और दोनों सही स्पष्टीकरण भी करते हैं, क्योंकि अगर हम भारत के मैप को देखते हैं तो दक्षिण भारत से जो तट से मिल करके आता है, अगर यहाँ उड़ीसा पड़ता है और इसी के जस्ट ऊपर तो हमारा मगध होता था जो कि वर्तमान बिहार का हिस्सा है, और दक्षिण भारत से आने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे वो किनारे किनारे थे, और साथ ही उड़ीसा में ताम्र लिप्ति बंदरगाह भी था जो कि विदेशी व्यापार के लिए या समुद्री व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो यह कथन कारण सही हो जाता है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य युग में अवंती पथ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पश्चिमी प्रांत। अगर हम मौर्य युग में राज्यों की बात करें हम, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल 4 राज्य थे, लेकिन अशोक के समय यह 5 हो गए थे, 5 राज्य हो गए थे। अगर इन 5 राज्यों को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता था उत्तरापथ, जिसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। दूसरा था हमारे पास अवंती पथ, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। तीसरा था हमारे पास दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। चौथी थी हमारे पास कलिंग, जिसकी राजधानी अभी ऊपर हमने आपको बताया कि तोसली थी। वह 5वीं थी हमारे पास प्राची या फिर मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगर हम उसको दिशाओं में देखें तो प्राची जिसका अर्थ होता है पूरब, तो जो पूरब का राज्य था वो पाटलिपुत्र के पास था। जस्ट इसके पश्चिम में जो था वह अवंतीपथ था। दक्षिण भारत में सुवर्णगिरी, और कलिंग जो था वह पूरब दक्षिण में था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो पहला शिलालेख था इसका, जिसमें यह समाज में उत्सव व पशु बलि पर प्रतिबंध लगाता है। 5वें अभिलेख में मैंने आपको बताया था कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति प्रत्येक 13वें वर्ष करनी होती थी। इसकी जो जानकारी है वो हमें 5वें शिलालेख से मिलती है। अगर हम 9वें को देखें तो 9वें को धम्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और 8वें में हमने देखा था कि महिलाएं 9वें में जो महिलाएं जो थी उनको बताया गया कि जो वो सारहीन मंगल करती हैं, यानी कि सारहीन यानी बिना किसी औचित्य के जो मंगल कार्य करती रहती है, उसकी जगह वह धम्म मंगल को करे, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतों को बढ़ावा। 8वें अभिलेख में वह धम्म यात्रा की बात करता है, और वहीं 11वें अभिलेख को देखें तो इसमें धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताता है और इसको करने के लिए प्रेरित भी करता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि द्वितीय शिलालेख जिसमें सीमांत राज्यों, जिसमें चोर, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र, चेर, श्रीलंका, ताम्रपर्णी आदि जो राज्यों का उल्लेख है वह उसके सीमांत राज्य थे, जिनमें हमें संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही 13वें अभिलेख में इन्हें चेतावनी भी दी जाती है कि अगर इन्होंने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, भले से मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया जो कि शांति का धर्म है। तो इस प्रकार की धमकी भी देता है। तो यह हमें पता चलता है 2 और 13वें अभिलेख से, शिलालेख से। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासनादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक का संबंध प्रकट होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लघु शिलालेख शासनादेश 1। अशोक के प्रथम लघु शिलालेखों में ही राज्यादेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते दिखते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतानें हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अशोक ने 13 शिलालेख लिखवाए थे, 7 स्तंभ लेख लिखवाए थे। 13 शिलालेख,
7 स्तंभ लेख, लगभग 18 जो है वो लघु लघु लेख, लघु लेख, इसको माइनर एडिक्ट बोलते हैं। और साथ ही उसने एक अलग से कलिंग अभिलेख लिखवाया था, कलिंग अभिलेख, अभिलेख। और इसी में उसने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं और मैं इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूं। इसी अभिलेख में घोषणा की कि तिथ्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई थी। इस अभिलेख की घोषणा जो है वो तिथ्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई थी और नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया है कि लोगों को बिना किसी कारण न तो बंदी बनाया जाए न यातना दी जाए। तो इस प्रकार जो हमें यह घोषणा मिलती है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतान है, वो हमें पृथक कलिंग अभिलेख से प्राप्त होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो मैंने ऊपर बताया था 2 थे, जिसमें से एक था द्वितीय और दूसरा था 13वां। द्वितीय में उनकी चर्चा की गई है और 13वें में उनको चेतावनी दी गई है। तो इसमें 13वां नहीं हमारे पास, तो द्वितीय है। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा लघु स्तंभ लेख। अगर हम, एक तो है 7 स्तंभ लेख है इनके पास, 7 स्तंभ लेख है, लेकिन 5 जो है वो लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। अगर इन 5 की बात की जाए तो हमें मिलता है सारनाथ, सारनाथ, सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, कौशाम्बी, कौशाम्बी, तीसरा में रुम्मन देई, रुम्मन देई, और वह 5वां जो है निगाली सागर, सॉरी निगाली सागर, निगाली सागर। अगर हम कौशाम्बी वाले को देखो, जो तीसरा है, थर्ड जो है वह, इसे ही रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि अशोक की रानी कारुवाकी, कारुवाकी और उसके पुत्र, इसके पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है, तीवर की चर्चा मिलती है। तो इस कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। आइए हम लोग, अगर वहीं रुम्मनदेई की बात की जाए तो रुम्मनदेई धम्म यात्रा करते समय उसने बनवाया था, और यहाँ पर वहाँ के, जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, वहाँ के लोगों का कर माफ या कर कम कर दिया था, कर दर कम कर दिया था। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो वह 1/8 कर दिया था। अगर हम पहले की बात करें, सारनाथ की बात करें, तो बौद्ध धर्म में जो संघ में फूट डालने वाले जो भिक्षु थे, डालने वाले जो भिक्षु थे, जो कि भिक्षु या भिक्षुणियाँ थी, उनको श्वेत वस्त्र पहनाकर निष्कासित करने की जो चेतावनी मिलती है वो हमें सारनाथ में मिलती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय व अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना? तो जो अशोक का तृतीय शिलालेख था ना, जिसमें उसने बात की थी कि 12वें वर्ष युक्तों और रज्जुकों को 5वें वर्ष दौरा करना होगा, और साथ में उसमें बताया गया था कि माता पिता और मित्रों एवं रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना, और साथ ही साथ अहिंसा, अल्प संग्रह और अल्प व्यय की बात की गई है उसमें। तो जो अल्प व्यय की बात की गई वो हमें तीसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख में अगर हम देखें क्या क्या मिलता है, तो 12वें वर्ष युक्तों, युक्तों और रज्जुकों, रज्जुकों एवं प्रादेशिकों, प्रादेशिकों के साथ 5वें वर्ष दौरा, 5वें वर्ष दौरा, यानी हर 5वें वर्ष दौरा करना है और 12वें वर्ष उनकी नियुक्ति करनी है। साथ में अल्प व्यय, अल्प व्यय व अल्प संग्रह की बात की गई है, अल्प संग्रह की बात की गई। साथ ही माता पिता, माता पिता, सॉरी पिता व रिश्तेदारों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होने की बात की गई है, आज्ञाकारी होने की बात की गई है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो मैंने ऊपर बताया था कि जो इसका 12वां अभिलेख है, 12वां अभिलेख है, यह धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है कि यह धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है,
जिसमें सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे संप्रदायों के सिद्धांत को जाने, सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना। जो मनुष्य अपने धर्म को पूजता है और दूसरे धर्म की आलोचना करता है, वह ऐसा करते हुए अपने ही धर्म को हानि पहुंचाता है। इसलिए वाणी पर संयम रखना। इसमें धर्म महामात्र, स्त्राध्यक्ष महामात्र और ब्रज भूमिक महामात्र नामक अधिकारियों की चर्चा मिलती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को जरूर भेजा था। संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए जरूर भेजा था, लेकिन अशोक का कोई शिलालेख या अभिलेख वहां से नहीं प्राप्त होता है। श्रीलंका से लेकिन हमें 2 किताबें प्राप्त होती है जो बौद्ध धर्म संबंधी, इसका नाम है दीपवंश व महावंश। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो ऐसा इकलौता राज्य था जो कि अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अफगानिस्तान शामिल था, वहां पर हमें अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं जिसे लगमान कहते हैं, जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए और कुछ यूनानी लिपि में भी लिखे गए हैं। बिहार तो उनका क्षेत्र ही था और कलिंग को उन्होंने जीता था। आइए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख से। अगर 13वें शिलालेख में बात करें तो वहां पे हमने बताया था कि सबसे पहले कि 8वें वर्ष कलिंग विजय, फिर उसके बाद पश्चाताप, साथ में यह भी बोला था कि धम्म विजय जो है वह साधारण विजय से महत्वपूर्ण है। विजय से महत्वपूर्ण है, यानी किसी जगह को जीतना धम्म जीतने से कम महत्वपूर्ण है। वहीं इसी अभिलेख में उसने विदेशी राजाओं, जिस खासकर एंटियोकस टालमी एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा वहीं टालमी जो था मिस्र का राजा। एंटीगोनस मेगस व अलेक्जेंडर क्षेत्र, यानी कि यूनान की बात कर रहा है ये। इन यहाँ के राजाओं के क्षेत्रों में धर्म विजय का उल्लेख हुआ करता है। तो जो यह प्रश्न था कि अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए, वह 13वें अभिलेख से हमें पता चलता है। साथ ही इसने जो है वह पड़ोसी सीमांत राजाओं को भी चेतावनी देता है, जो कि यही बात बताते हैं कि अगर अच्छे से नहीं रहे तो हम वापस से तुम पे हमला कर सकते हैं। जैसे इसको कहा जा सकता है कि मैंने तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया वही प्रश्न, 13वां शिलालेख। इसके ऊपर वाला प्रश्न जो था यूपीएससी का था और यह वाला जो प्रश्न है यूपीपीसीएस का है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? तो अगर हम 13वें शिलालेख या दूसरे शिलालेख की बात करें तो उसमें हमें मिलता है चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरल पुत्र चेर, श्रीलंका, जो कि इसके सीमांत राज्य हैं लेकिन अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं है। तो केरल जो कि सीमांत राज्य है, सतीयपुत्र जो कि सीमांत राज्य है, आंध्र प्रदेश भी एक तरीके सीमांत राज्य क्योंकि वो चोल का लगभग हिस्सा था, लेकिन जो कर्नाटक था वो पूरी तरह से अशोक के साम्राज्य में आता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? तो अभी मैंने ऊपर बताया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल, सतीपुत्र, चेर व पांड्य। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। मकदूनिया यानी अलेक्जेंड्रिया, जिसको अभी ऊपर मैंने बताया था, में अशोक का समकालीन राजा कौन था? और यह एक तरीके से आरओ का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीगोन
गोनटास। अभी मैंने बताया था कि एंटियोकस जो था वह सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा था। वही टालमी जो था मिस्र का राजा था, मिस्र का राजा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। जो टालमी द्वितीय था उसी का नाम तुर्मे था, टालमी द्वितीय, टालमी द्वितीय इसी का नाम तुर्मे था। तो यह मिस्र का राजा था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टालमी फिलाडेल्फस, वही वापस से टॉलमी सेकेंड, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तभी मैंने ऊपर बताया आपको मिस्र का। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। अगर मौर्य को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उनकी पत्नी एक पत्नी जो थी हेलेना, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और उनके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में परास्त करने के बाद उनके साथ विवाह हुआ था। दूसरे अगर हम बिंदुसार की बात करें तो सीरिया के राजा एंटियोकस और मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन दोनों के साथ संबंध थे। और वहीं एंटियोकस से उसने मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगा था, जिसमें उसने मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक भेजने से बिंदुसार को इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि फिलासफर इज नॉट फॉर द सेल। वहीं अगर अशोक की बात करें तो अशोक के समय भी लगभग इतने 5-6 राजा थे जो कि यूनान के थे, उनके साथ इनके संबंध थे। तो मौर्य वंश इकलौता ऐसा वंश है जिसके पश्चिमी एशिया तक के राजनयिक संबंध थे। आइए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? तो अशोक के समकालीन जो सिंघल नरेश था उसका नाम था तिस्स। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जैन था? जैसा हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी, जैन शिक्षा ली थी। और उनके साथ वे श्रावण बेलगोला चले गए थे, श्रावण बेलगोला, बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाकर श्रावण बेलगोला चले गए थे। और 298 बीसी में उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने देह का त्याग किया था। लेकिन हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य है नहीं, तो अन्य मौर्य शासकों में देखें तो कौन ऐसा था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था? अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो था वह आजीवक धर्म का अनुयायी था, और उसके समय जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य ही रहे। चाणक्य के बाद जो अगले प्रधानमंत्री बने थे राधागुप्त बने थे, जो कि अशोक के भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अशोक ने राधागुप्त की सहायता से ही स्वीकार किया था। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये ऊपर के 3 नहीं थे हमारे पास। अगर वही बौद्ध के अंतिम राजा की बात की जाए तो बृहद्रथ जो है वह अंतिम राजा था। जितने भी आज तक हमें बौद्ध साहित्य हो या ब्राह्मण साहित्य हो, उन सभी में जो अंतिम राजा है वह बृहद्रथ प्राप्त होता है, और इसी को मार करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो अगर इन चारों में देखें तो संप्रति इकलौता ऐसा शासक था, दूसरा ऐसा शासक था जिसने जैन धर्म को अपनाया था। वहीं अगर अशोक के उत्तराधिकारियों की बात की जाए तो अशोक के बाद जो राजा बना था वह था कुणाल। उसके बाद था बंधुपालित। उसके बाद था इंद्रपालित। उसके बाद था दशोन। फिर दशरथ। दशरथ इसलिए जाना गया क्योंकि इसने आजीवकों को बाराबर की पहाड़ियों में गुफा कटवा करके दान दिया था। दशरथ के बाद जो राजा बना था वह था संप्रति अभी देखा उसको जैन धर्म का अनुयायी था। फिर शलिशुक, फिर देवधर्मण, सतधनुष, और उस सबसे अंतिम राजा था वो बृहद्रथ था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? तो कुछ जैन ग्रंथों में यह माना गया है कि कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य विभाजित हो गया, वह 2 भागों में बटा, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग।
पूर्वी भाग का जो शासक बना वह दशरथ बना, वो पश्चिमी भाग का जो शासक बना वो संप्रति बना। दशरथ जो कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक, वही संप्रति जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। तो अगर उसी संप्रति को पश्चिमी मिला है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा उज्जैन का शासक बनेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। अभी ऊपर हमने देखा कि लगभग सभी साहित्यों, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो, सभी ने माना है कि अंतिम जो राजा था वो बृहद्रथ था और इसी को शुंग वंश का राजा, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ ने, क्योंकि दशरथ और अशोक दोनों ने बराबर की पहाड़ियों में, बराबर जो कि गया में स्थित है, गया में, वहां पर आजीविकों को कुछ गुफाएं दान दी थी। अगर उन गुफाओं के अगर नाम देखें हम तो जो अशोक ने बनवाए थे, अशोक ने जो गुफाएं बनाई थी उसमें कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोपड़ा। लोमस ऋषि गुफा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में सबसे पहली बार आर्क का प्रयोग किया गया था। यानी जो वहाँ उसका दरवाजा है उसके ऊपर जो मेहराब, जो कि हमें लगता है कि इस्लामिक शैली में सबसे पहली बार आया, ऐसे मेहराब का जो प्रयोग है वह सबसे पहले हमें लोमस ऋषि गुफा में दिखता है, दरवाजे के ऊपर। और जो सबसे सुंदर नक्काशी भी की गई है वह लोमस ऋषि की गुफा में ही की गई है। और जो दशरथ द्वारा निर्मित की गई थी, दशरथ द्वारा जो निर्मित की गई थी वह था गोपिका गुफा, वडथिका गुफा और वह ही यक गुफा। यह जो था अशोक द्वारा बनाया गया था और यह नागार्जुन पहाड़ी में बनाया गया था, नागार्जुन। और यह जो था बराबर की पहाड़ी में बनाया गया था, बराबर की पहाड़ी में बनाया गया था और यह लगभग गया के क्षेत्र में स्थित है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी मिस हो गया हम लोग का। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। कारण अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो इसका सही उत्तर होगा ए सही है किंतु आर गलत है। अशोक साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, गलत बात है, क्योंकि 13वें शिलालेख में वह कहता है कि मैंने तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसने धम्म नीति का पालन करते हुए भी अपनी सेना को बनाए रखा, ताकि भविष्य में अगर शांति व्यवस्था की बात आती है तो उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगर हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों को देखें, किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या माना है, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने अशोक की अहिंसक नीति को माना है जिम्मेदार, अहिंसक नीति को जिम्मेदार माना है। वहीं डीडी कौशाम्बी की बात करें, डीडी कौशाम्बी की बात करें तो इन्होंने आर्थिक संकट को जिम्मेदार माना है, क्योंकि सभी लोग शांति प्रिय थे, आर्थिक संकट आ गया था, संकट को माना है। वहीं अगर हर प्रसाद शास्त्री की माने तो इन्होंने धार्मिक नीति को जिम्मेदार माना है, धार्मिक नीति को जिम्मेदार माना, जो कि इनका कहना था कि जो ब्राह्मण विरोधी नीति था उसके कारण यह खत्म हो गया। अगर वहीं डीएन झा की बात की जाए, तो उन्होंने कहा कमजोर उत्तराधिकारी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और इस तरह से हमारा अशोक भी ख़त्म हो गया। अब जो हमारी अगला क्लास होगा वह मौर्यकालीन संस्कृति, जैसे प्रशासन हो गया, सामाजिक स्थिति, अर्थव्यवस्था इत्यादि से जुड़ा होगा, जो हम लोगों का लगभग आखिरी
पार्ट होगा। तो आइए हम लोग आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।